अस्सलाम वालेकुम। क्रैश कोर्स फॉर सोशियोलॉजी या समाजियात में हम देखेंगे सवाल नंबर 1 का जीम। खाने में से मुनासिब इस्तिलाह की शनाख्त करें और दिए गए बयान के लिए इसे दोबारा लिखें। आपके सभी 6 यूनिट के सवालात हम देखेंगे, इस किस्म के सवालात इसमें हैं। तो पहला है, राजा राम मोहन राय की तरफ से कायम करदा अंजुमन। ऑप्शन है ब्रह्मो समाज, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, हरिजन सेवक संघ। तो वैसे तो कॉमन सेंस से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक अंजुमन या तंजीम का नाम सिर्फ ब्रह्मो समाज ही दिया है। तो राजा राम मोहन, इसका जवाब होगा ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन राय की तरफ से कायम करदा अंजुमन है ब्रह्मो समाज। देखिए, उस वक्त बहुत ज़्यादा सोशल अनार्की फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा समाजी बदनज़मी या समाजी तनाज़ात थे, बहुत सारी बुराइयां थी, समाजी बहुत सारी बुराइयां थी उस वक्त। जैसे छूत-छात हुआ करती थी, सती की रस्म थी, विवाहों को दोबारा शादी का हक हासिल नहीं था, और गरीबों निचली ज़ात के लोगों को कमतर या निचला समझा जाता था। उनको बहुत सारी चीज़ें थी उस वक्त। तो कई सारे सोशल रिफॉर्मर, समाजी मुस्लिहीन आगे आए और उन सब चीज़ों के लिए उन्होंने कोशिश की। तो राजा राम मोहन राय ने इसमें आप एक पॉइंट और भी याद रखिए, एक और यहाँ दिया नहीं है लेकिन आप याद रखिए कि उसी वक्त जो सती की एक बहुत बुरी रस्म थी कि औरत को शौहर की मैयत पर ज़िंदा जला दिया जाता था। राजा राम मोहन राय ने उसके लिए बहुत कोशिश की, उसके ख़िलाफ़ कानून बनाने के लिए, और लॉर्ड विलियम ने उनको सपोर्ट किया, और बाद में लॉर्ड विलियम ने ये कानून पास करवाया 1829, सती मुखालिफ एक्ट। इसमें एक चीज़ और आप याद रख सकते हैं कि सती मुखालिफ से ही रिलेटेड कि हिंदू बेवा की दोबारा शादी का कानून लॉर्ड डलहौजी ने पास करवाया 1856 में। इसके लिए ईश्वर चंद विद्यासागर ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। वैसे ऑफिशियली तो 1856 में ही भारत में हिंदू बेवा की दोबारा शादी का कानून बन गया था, लेकिन आज भी सिचुएशन कोई बहुत ज़्यादा बदली नहीं है। और ख़ासतर ये सती की सिचुएशन तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक थी कि 1829 में सती मुखालिफ कानून बना था, और भारत में आखिरी केस सती का आखिरी केस 1987 में देखा गया। यानी 150 साल के बाद भी, वो कानून बनने के 125 साल के बाद भी 1987 में, यानी अभी अभी की बात है, हमारी नस्लों की ही बात है, मेरी नस्ल की ही बात है कि 1987 में राजस्थान में एक रूप कंवर नाम की 18 साल की लड़की, मतलब जिसकी शादी सिर्फ 8 महीने रही, उसके शौहर का कम उम्र में इंतकाल हो गया था, और उसके शौहर की मैयत पर उसको ज़िंदा जलाया गया। ये अभी की बात है, 1987 की। बहरहाल, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 ही पॉइंट इसमें याद रखने कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की बुनियाद डाली, और सती मुखालिफ एक्ट 1829 से लॉर्ड विलियम ने पास किया। राजा राम मोहन राय ने इसके लिए कोशिश की थी, और हिंदू बेवा की दोबारा शादी का कानून 1856 में बना। सवाल नंबर 2, भारतीय दस्तूर साज कमेटी के सरबराह थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये हम सभी जानते हैं। दूसरा सबक के हम देखते हैं, कबायली बिरादरी में मुक़द्दस देवता है। कबायली बिरादरी, देखिए कबायली बिरादरी वैसे तो हर एक बिरादरी या हर एक मुआशरा किसी न किसी सुपर पावर की या पूजा या वर्शिप करते हैं। ऐसा मानते हैं कि देयर इज़ समवन इन यूनिवर्स हु इज़ डीलिंग ऑल द थिंग्स, या कोई सुपर पावर है, सुपर नेचुरल पावर है जो ये पूरी दुनिया को चला रहा है। तो कबायली बिरादरी में भी जो ये गुरु दरख्तों के झुंड हुआ करते थे, जिसको वो लोग मुक़द्दस समझते थे, और वो उसकी पूजा करते थे, और वो लोगों का ऐसा मानना था कि ये जो उनके भगवान हैं, जो ये सारे जंगलात की हिफाजत करें, इनका सारा लिवलीहुड या इनकी सारी ज़िंदगी जंगलात पर ही मुनहसर थी। तो ये जो सारी जंगलाती दौलत ये दे रहे हैं, जंगलाती दौलत की जो हिफाजत कर रहे हैं, और जंगलाती दौलत के जो वारिस हैं, ये
जो देवता है उनके लिए उनका जो मज़हर है या उनका जो ज़मीन पे प्रकट होना है, ये दरख्तों के झुंड है जिसको वो मुक़द्दस समझते थे और उसको वो ग्राम देवता जिसको वो देवराई के नाम से जानते थे। तो कबायली बरादरी में मुक़द्दस देवता देवराई है। यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखने का है कि ये जो ग्राम देवता है ये गांव का देवता होता है। देखिए हर विलेज में या हर गांव में एक डायटी या देवता हुआ करता था और जो गांव के लोगों का देवता होता है उसे ग्राम देवता के नाम से जाना जाता। आप ग्रामीण से ग्राम याद रख सकते हैं, ग्राम देवता। और जो कबायली बरादरी के देवता है उसे देवराई के नाम से जाना जाता। इस तरह से आप उसको याद रखिए। तो अगर कबायली बरादरी के सिवा भी सवाल आए, ग्राम देवता के बारे में भी सवाल आए, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन को तो ख़ास तौर से जो बहुत सारी चीज़ें जो लिखी नहीं जाती लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, अगर आप वो सारी चीज़ें गौर से सुनें और उसे याद रखें तो आप सारे ही पेपर के कितने क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहरहाल दूसरा सवाल है, वाइट कॉलर जुर्म के वाक़यात यहाँ दिखाई देते हैं। वाइट कॉलर जुर्म क्या होता है? ये जुर्म तो होता है लेकिन बज़ाहिर इसमें कोई खून खराबा, दहशतगर्दी या लड़ाई झगड़ा इस तरह से दिखाई नहीं देता, लेकिन ये भी काफ़ी बड़े बड़े जुर्म होते हैं जो इससे लोगों का बहुत नुकसान होता है, बहुत ज़िंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती, लेकिन इसमें बज़ाहिर खून खराबा नहीं या मारपीट दिखाई नहीं देती। जैसे करप्शन हो गया और किसी भी तरह का करप्शन हो गया, वो रिश्वत है, बदउनवानी है, धोखाधड़ी है, अभी साइबर क्राइम वगैरह भी इतने ज़्यादा चल रहे हैं, तो ये सारे जुराइम वाइट कॉलर जुर्म कहलाते हैं और ये शहरी बरादरी में दिखाई देते हैं। तीसरा सबक क्या हमारा है, ये पहला सवाल, ये एक हासिल शुदा हैसियत है। देखिए दो तरह की हैसियत होती है, एक तो आपकी बाय बर्थ हैसियत होती है जिसे आप इक्तसाबी अभी आप एक हैसियत को कहते हैं और एक हैसियत होती है जो आपकी बाय बर्थ होती है। तो जो हासिल शुदा हैसियत है, बाय बर्थ आपकी क्या है, आप हैसियत है जो आपकी ज़ात है वो बाय बर्थ होती है। आप जिस ज़ात में पैदा हुए वो ज़ात से भी माशरे में या इंसान का एक स्टेटस होता है। आज भी हालांकि इंडिया में इतना इसके लिए क़ानून बने, सारी चीज़ें हुई, लेकिन आज भी इंडिया में ऊंची ज़ात और निचली ज़ात का तस्वुर है। तो और एक हैसियत होती है जिसको आप ख़ुद अपनी मेहनत से हासिल करते हैं। समाज में फ़िनेंशियल आपकी पोजीशन क्या, आप किस स्ट्रेटा में खड़े हैं, आप मिडिल क्लास में, आप अपर क्लास में हैं, आप अफ्लुएंट क्लास में हैं, और आपकी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो ये एक हासिल शुदा हैसियत होती है। तो ये तबक़ाती है। उसके बाद में सेहतमंद ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देता है, मुतलक़ुल अनानियत और मसावत परस्ती। डेफ़िनेटली मुतलक़ुल अनानियत तो सेहतमंद ताल्लुक़ात को फ़रोग़ दे ही नहीं सकता, जिसमें तानाशाही हो, जिसमें ज़ोर ज़बरदस्ती हो, और मसावत पसंदी जब हर इंसान को बराबर समझा जाए तो सेहतमंद ताल्लुक़ात नशोनुमा पाते हैं। नेक्स्ट लेसन का क्वेश्चन है, मेट्रोपॉलिटन शहरों में जमात 11वीं में ऑनलाइन दाखिले का अमल। ये सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन की वजह से ही मुमकिन हुई है, ऑनलाइन जितना भी काम हो रहा है। सेकेंड है, पैदावार के लिए खुदकार साजी का अमल। पैदावार के लिए खुदकार साजी का अमल ही सिनतियाना कहलाता है। नेक्स्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के लीडर। देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन की कहानी ऐसी है कि पंडित नेहरू ने ये प्रपोज़ल पेश किया था। पंडित नेहरू ने डैम्स को टेम्पल्स ऑफ इंडिया कहा, यानी भारत के मंदिर, क्योंकि डैम्स की वजह से एक बहुत बड़े इलाके को साफ़ सुथरा पीने का पानी मैसर आता है, बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिससे हमारे सारे ही काम तो इलेक्ट्रिसिटी की बुनियाद पर ही है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही चल रहे हैं। तो नर्मदा नदी पर डैम बनाने का प्रपोज़ल पेश किया गया था, जिसमें सरदार सरोवर डैम के लिए, लेकिन ऑब्वियसली इस तरह से तो फ़ायदा होता, बल्कि उस वक्त उसमें 3 रियासतों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। 3 रियासतों को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था।
अगर नर्मदा डैम बनता तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता उससे। लेकिन वहाँ की जो लोकल पब्लिक थी, जिनका नर्मदा नदी पर ही गुजारा था, जो वहाँ के पानी से काश्तकारी करते, जो वहाँ की नदी, जो उस नदी में मछली पालन करते और जो उस नदी का पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते और सारी ही चीज़ें, तो उन सारे लोगों को वो एरिया छोड़ देना पड़ता, वो इलाके से दूसरे इलाके में उनको जाना पड़ता, फिर वो दूसरी जगह जाते। तो सबसे पहले तो मौशी मसला खड़ा होता, क्योंकि यहाँ पर तो उनकी रोज़ी बंदी हुई थी, नदी के ज़रिए होने वाली जो भी चीज़ें होती थी, जानवरों का पालन, मछलियों का पालन, काश्तकारी वगैरह, वो सब वो करते और उसी के ज़रिए उनकी गुज़र बसर होती। लेकिन दूसरी जगह जाकर वो क्या रोज़गार हासिल करते और दूसरी जगह फिर रहने का इंतज़ाम और सारी ही चीज़ें। तो बहुत सारे एक्टिविस्ट इसके ख़िलाफ़ आगे आए और इस बंद को बनाने के ख़िलाफ़, जिसके लीडर मेधा पाटकर थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन के लीडर मेधा पाटकर। फिर उसके बाद में है ट्रेड यूनियन तहरीक में अहम किरदार। देखिए, जब सिनतियाने का वजूद हुआ, जब मशीनों का इस्तेमाल हुआ, तो जो हाथ मज़दूर थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी फैली, क्योंकि अब सिर्फ क्वालिफाइड लोगों को, तालीम याफ्ता लोगों को या ट्रेंड लोगों को ही, तरबियत याफ्ता लोगों को ही जॉब्स दी जा रही थी। और जिनके पास में कोई ऑफिशियल डिग्री नहीं हुआ करती थी, मतलब हुनर तो था लेकिन ऐसे उनके पास कोई सर्टिफिकेट्स नहीं हुआ करते थे या उनके पास तालीम नहीं हुआ करती थी, ये सारे लोग घर बैठ गए थे और बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी भी फैली थी और बहुत लोगों में बेचैनी और परेशानी भी थी। तो मज़दूरों के हुकूक़ के लिए बहुत सारी तहरीकें शुरू हुई, जिसमें मज़दूरों के हुकूक़ के लिए ट्रेड यूनियन तहरीक सबसे पहले वजूद में आई, जिसमें एक तो मुज़फ़्फ़र ख़ान और एक S.A. डांगे, श्रीपद अमृत डांगे उनका पूरा नाम है। अगर पेपर में आपको श्रीपद अमृत डांगे आए तो आप उससे कंफ्यूज ना हो, ऐसे डांगे भी आ सकते हैं और श्रीपद अमृत डांगे भी आ सकते हैं। तो ये दो नाम बहुत अहम है, मुज़फ़्फ़र ख़ान और श्रीपद अमृत डांगे। आप ध्यान रखिए, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे डांगे की जगह मुज़फ़्फ़र ख़ान का ऑप्शन आए, तो दोनों में से जो भी ऑप्शन है आपको वो ध्यान रखना है। तो ट्रेड यूनियन तहरीक में अहम किरदार ऐसे डांगे या श्रीपद अमृत डांगे ने निभाया। हमारा लास्ट यूनिट भारत में समाजी मसाइल के क्वेश्चन हैं। पहला वाला है मुखन्नस ट्रांसजेंडर, जो तीसरी जीन्स के लोग होते हैं, इस मसले से दो चार होते हैं। ऑप्शन से नारकोटिक ड्रग्स, पिदरसरी, जीन्स की तफरीक। देखिए, नारकोटिक ड्रग्स का तो किसी पर्टिकुलर जेंडर से लेना देना नहीं है, ये तो जो भी, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो कम एज का हो या ज़्यादा एज का हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, सभी को इससे प्रॉब्लम्स होती हैं। पेदरसरी पैट्रियार्की जो भारत में है, बल्कि पूरी दुनिया में ही ये एक तस्वुर है कि जो मर्दों की अनानियत या मर्दों की हजारादारी वाला जो सिस्टम है, पेदरसरी है, जो बाप की तरफ से ख़ानदान चलने वाला है, तो इसकी वजह से भी ऐसे ट्रांसजेंडर लोगों को कोई मसला नहीं होता। लेकिन हाँ, जीन्स की तफरीक इनके साथ ज़रूर की जाती है, भेदभाव इनके साथ ज़रूर किया जाता है, तो इसका जवाब है जीन्स की तफरीक। इससे जिस्मानी सेहत के मसाइल दरपेश आ सकते हैं। ऑब्वियसली नारकोटिक ड्रग्स, जो नारकोटिक ड्रग्स होते हैं उससे जिस्मानी सेहत और साथ ही साथ नफ्सियाती सेहत के भी बेशुमार मसाइल दरपेश आते हैं। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और इसके बाद वाले इसमें हम सवाल नंबर 1 का दाल देखेंगे। ख़त कशीदा अल्फाज को दुरुस्त करके लिखिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।